न्यूज लेंस इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद और रक्षाबंधन की बधाई। न्यूज लेंस इंडिया का प्रोग्राम मुद्दे की बात लेकर आपके रूबरू हूं मैं सुखदेव सिंह। आज का मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर विफल होती एंट्रेंस परीक्षाएं और इसका युवाओं के ऊपर प्रभाव। ये मुद्दा इसलिए सामने आ रहा है कि एक तरफ तो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बहुत क्रेडिबल है और उनको बहुत ज़्यादा काम भी हमने दे दिया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ परीक्षाएं जो हैं वो विफल हो रही हैं। उसके अलग अलग कारण हैं। ये जो एक तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि इससे हमने कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करने हैं। ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जो गिनती है एडमिशन लेने वालों की और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल जो हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं उच्च कोटि के और जो ऐसे कोर्सेज हैं जो जिंदगी में कुछ लाभदायक हैं, उनकी और जो एडमिशन लेने वालों की गिनती में बहुत अंतर है। और इससे जो है एक नई तरह की इंडस्ट्री, जो कोचिंग इंडस्ट्री है, वो प्रफुल्लित हो गई है। वो एक तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इसने जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें जो एजुकेशन है उसको इन्होंने पीछे धकेल दिया है। क्या हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो विद्यार्थी को इस ढंग से पढ़ाएं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो बिना किसी कोचिंग के कर सकें? ये अपने आप में एक प्रश्न मार्क है हमारे सामने। और अभी प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है अपने 15 अगस्त के लेक्चर में कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो बहुत प्रफुल्लित हो गई है, बहुत बढ़ गई है, जिससे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए मुश्किल है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज होती जा रही हैं। परंतु ग्राउंड पर क्या है? क्या हमारे पास कोई इसके लिए सॉल्यूशंस हैं? क्या इसके क्या कारण हैं? ये सब के लिए, इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास आज जो पैनल है उसमें रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और आमतौर पर टीवी पर देखे जाने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, और उसके बाद जर्नलिज्म के प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अखबारों में लिखते रहते हैं, और तीसरे नंबर पर जो सीधे डायरेक्टली कंसर्न्ड है क्योंकि वो युवा नेता हैं और एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने युवा हल्लापुर इसका संस्थापन किया, उसके वो संस्थापक थे और अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो ये जो 3 पैनलिस्ट हैं, ये वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, इनको अपने अपने एरिया में इसके बारे में बहुत ज्ञान है और इस समस्या से ये बहुत भली भांति परिचित हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा जो हमारे युवा नेता मिस्टर अनुपम हैं कि वो बताएं कि इस विफलता के कारण, परीक्षाएं जो विफल हो रही हैं उनके कारण जो युवा हैं उनकी क्या परेशानियां बढ़ गई हैं और उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर किस तरह के हैं, ये अनुपम जी बताएंगे। जी सर, धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपने आज ये चर्चा आयोजित की है, और परीक्षाओं को लेकर जिस तरह का प्रभाव है, परीक्षाओं को लेकर देश के युवा वर्ग में जिस तरह का प्रभाव है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ये सिर्फ लफाजी की बात नहीं है, ये आंकड़ों की और तथ्यात्मक बात है। और भारत की आबादी का लगभग 70 से 75% है जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में। नेचुरली, जिसको हम लोग कई बार अर्थशास्त्र की भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो और इसके बारे में हम ये माने कि इसका सीधा कंट्रीब्यूशन देश की प्रगति में, विकास में हो सकता है,
तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की जो कहानी है वो असल में भारत के पिछले एक दशक की स्टोरी है। और इससे कुछ वर्ष पहले तक मैं ये कहता था, आगाह करता था कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर का रूप ले लेगा। मुझे लगता है कि सरकार आगाह नहीं हुई और सरकार की नीतियों के कारण वो वैसा रूप ले चुका है, क्योंकि हम अगर उस डेमोग्राफी को, उस आबादी को, उस जनसांख्यिकी को अगर शिक्षा ना दे, कौशल ना दे, रोजगार के अवसर ना दे, तो उसके बाद तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो सकता है सिस्टम के द्वारा। तो है क्या कि जो परीक्षाओं को लेकर जो बड़े वर्ग में अविश्वास है, अभी मैं बेरोजगारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि आपका लिमिटेड सब्जेक्ट है परीक्षा और उसको लेकर उसका क्या प्रभाव है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। परीक्षाओं को लेकर देश के युवा वर्ग में, जिसको आजकल हम लोग एक जेनजी भी कह रहे हैं, जेनजी में उस टर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें बहुत अविश्वास है, गहरा अविश्वास है। और अगर परीक्षाओं के प्रति युवाओं का अविश्वास रहेगा तो आप समझिए कि उनके लिए सिस्टम के प्रति अविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उनके लिए सिस्टम का इंटरफेस ये एग्जामिनेशन सिस्टम ही है। और अविश्वास क्यों है? अविश्वास इसलिए है क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे नौजवान देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो दो तरह की परीक्षाएं हैं हमारे देश में, एक तो एंट्रेंस एग्जाम्स, दूसरा रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नौकरियों के लिए। एंट्रेंस एग्जाम की थोड़ी अलग किस्म की कहानी है और भर्ती परीक्षाओं की थोड़ी अलग किस्म की कहानी है। भर्ती परीक्षाओं की कहानी में ये है कि बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं, जिसके लिए सालों साल इंतजार करते रह जाते हैं नौजवान युवा, तैयारी करते रह जाते हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं निकलती ही नहीं है। सबसे पहली समस्या तो ये है। और इसको लेकर हमारे देश में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी भी विभाग में कितनी रिक्तियां हो जिस पर हर हाल में तुरंत विज्ञापन जारी होना चाहिए और परीक्षा होना चाहिए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो कई बार बड़ी संख्या में स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती परीक्षाएं नहीं होती हैं हमारे देश में। मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का चयन कर रहा हूं, स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने स्वीकृत पद हैं वो सफिशिएंट है, वो एक अलग डिबेट है। तो वो परीक्षा नहीं होती। उन परीक्षाओं के लिए छात्रों को, युवाओं को आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके आमतौर पे भर्तियां निकलती हैं। हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन ने पिछले 7-8 साल, 10 साल में यही काम ही किया सब जगहों पे। कई बार आंदोलन के जरिए रेलवे की भर्ती निकली, आंदोलनों के जरिए शिक्षक भर्ती निकली, आंदोलनों के जरिए सेना की भर्ती निकली। तो जो काम स्वतः होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। दूसरी बात कि जब परीक्षाएं निकल जाए, भर्ती विज्ञापन आ जाए, उसके बाद इनऑर्डिनेट डिले, ये सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश में। इतना लंबा समय लगता है कई बार कि विज्ञापन कब निकला और नियुक्ति कब हुई, उसमें कई बार तो 4-5 साल का गैप होता है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा 2019 में रेलवे के लिए भर्ती निकली थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। वो रेलवे की ग्रुप डी के लिए 1,03,000 पदों के लिए, और जो एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो रेलवे के हैं, जिसके जरिए स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क की भर्ती होती है, वो निकली। तो इन दोनों परीक्षाओं में भर्तियों को पूरा करने में सरकार को 5 साल लग गए। 2019 में भर्ती निकली, उस वक्त कहा गया था, पीयूष गोयल उस वक्त रेलवे मिनिस्टर होते थे शायद, और अरुण जेटली जीवित थे, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि देश में बेरोजगारी होती तो सड़क पे युवा होते, और मुझे याद है कि हमारे ही कितने मार्चों में, कितने आंदोलनों में सड़क पे न जाने कितने युवा थे उस वक्त। और फिर क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला था, तो पीयूष गोयल ने ये कहा कि हम 2 साल में 4 लाख नौकरियां सिर्फ रेलवे के जरिए देंगे। फिर भर्ती निकाली गई, लेकिन भर्ती पूरी कब हुई? जब अगला लोकसभा चुनाव आया 2024 का। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, दर्जनों उदाहरण है जिसमें कि भर्ती परीक्षाएं हमारे देश में 5 ईयर प्लान बन जाती है, 5 वर्षीय योजना। ये अजीब सी बात है कि कोई समझिए 28 वर्ष की उम्र में कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करे और वो 33-34 का हो जाए, तब तक एग्जाम पूरी ही ना हुई हो। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है डिले का। डिले ना भी हो अगर, तो उससे भी सीरियस प्रॉब्लम एक है पेपर लीक का। देश में हमारे पेपर लीक का होना, 150 से ज्यादा पेपर लीक इसी नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद हुए। पेपर लीक की पूरी एक अलग कहानी है।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, एक को भी सजा नहीं हुई है। लेकिन जब भी किसी पेपर लीक के बाद कोई बड़ा आंदोलन होता है, तो जवाब में सरकार कोई बिल लेकर आती है और कहती है कि हमने कठोर कानून बनाया है। और कठोर मतलब कि हमने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को बढ़ा दिया है, 3 साल से 5 साल कर दिया, 5 साल से 7 साल कर दिया। इस डिबेट में देश को उलझाते हैं, ये बताते ही नहीं है कि जब कन्विक्शन ही 0 है तो आप सजा किसको दे रहे हैं? फिर तो आप फिजूल की बहस करते रहिए 3 साल, 5 साल, 7 साल की। तो सच्चाई ये है कि आपको याद होगा, आपने एनटीए का जिक्र किया, एनटीए नीट की परीक्षा करवाती है और नीट जैसे कई और परीक्षाएं करवाती है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक के बाद भी आंदोलन हुए। उसके बाद सरकार एक कानून बनाती है जिसको ऐतिहासिक बताती है और कहती है कि अब पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। उसके बाद सरकार एक हाई पावर्ड कमिटी बनाती है इसरो के एक्स चीफ की अध्यक्षता में, कहती है कि ये कमिटी उपायों को ढूंढेंगी कि कैसे एनटीए के जरिए अब पेपर लीक होना बंद हो जाए। एग्जैक्टली सेम चीज फिर से रिपीट होता है नीट की अगली परीक्षा में। फिर से सरकार एक बिल लाती है, फिर से सरकार उस बिल को ऐतिहासिक बताती है, फिर से सरकार एक कमिटी बनाती है, इस बार नंदन नीलेकणी को चीफ बनाती है, फिर से वही चीज कर रही होती है और कहती है कि हमने तो देखो पेपर लीक हुआ तो हम इतने सक्रिय हैं। प्रॉब्लम यह है कि सरकार ये बार बार कह रही है कि पेपर लीक होगा उसके बाद हम क्या करेंगे। सरकार क्लूलेस है कि पेपर लीक ना हो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। सो दिस गवर्नमेंट हैज नो प्लान कि पेपर लीक ना हो वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो ये डिले, इरेगुलरिटी, पेपर लीक, करप्शन और अलग तरह तरह के करप्शन, मतलब इससे बहुत लंबी बात हो सकती है कि किस तरह हमारे देश में कैंडिडेट्स के जगह सब्स्टिट्यूट बिठाया जाता है, जिसको पूरा एक सॉल्वर गैंग का नेटवर्क चलता है हमारे देश में, कि एडमिट कार्ड किसी और का होगा, परीक्षा कोई और देगा। ये तो फिजिकल जहां पे क्वेश्चन पेपर है वहां पे, जहां पे कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहां पे एक अलग तरह का भ्रष्टाचार है कि स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। हमारे सामने जो स्क्रीन है वो कहीं और शेयर हो रहा होता है। इस तरह की धांधली होती है, ये कई बार सामने आया है। और कई बार ऐसा हो चुका है कि उन एजेंसीज को जब पकड़ लिया जाता है, उन प्राइवेट कंपनीज को जब नैब कर लिया जाता है कि आपकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो वही कंपनी को अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए मध्य प्रदेश में, तो सेम कंपनी उत्तर प्रदेश में ठेका ले लेती है परीक्षा करवाने का। उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए तो राजस्थान में जाके ले लेती है। कई बार अगर कर दिया जाए देश भर में, तो सेम कंपनी, सेम लोग अलग नाम से अलग कंपनी बना के फिर से ठेका ले लेते हैं। ये सब हमारे देश में सामान्य बात हो गई है। हम लोग इस चीज को पिछले 8-10 साल से लगातार देख रहे हैं। समस्या का निराकरण बहुत कठिन है, और कठिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिनको समस्या का निदान करना था उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट पॉलिटिकल विल। सारा डिबेट एक तरफ, रियल पॉलिटिकल विल एक तरफ। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भाजपा की सरकार में है ही नहीं कि हम कैसे परीक्षा व्यवस्था के प्रति जो युवाओं में जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको खत्म करके दोबारा से भरोसा बहाल करें। उसके लिए कोई सरकार के पास किसी तरह का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुझे जो लोग पिछले कुछ वर्षों से सुन रहे होंगे वो लोग जानते हैं कि मैं लगातार ये कह रहा हूं, और हमारे कई साथी मुझसे शुरुआत में असहमत होते थे। मुझे याद है 2017, 18, 19, 20 की बात, जब मैं कहता था कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन अगले 2, 4, 5 साल में इस देश में होगा। वो आंदोलन नौकरी रोजगार के मुद्दे पर होगा, और उसका जो ट्रिगर होगा वो पेपर लीक जैसा, जिसको हम कई लोग फ्रिवलस मानते हैं, ऐसे किसी चीज से होगा, किसी परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मुद्दे से होगा। उसका ट्रिगर, उसका जो वो जो गुस्सा फूटेगा, और वही आंदोलन होगा जो अंततः तानाशाही को हटाने वाला आंदोलन बन जाएगा अपने फाइनल स्वरूप में। और मेरा मानना है कि वही आंदोलन इस देश में सामाजिक सौहार्द को भी पुनर्बहाल करेगा। वही आंदोलन इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो मजलिंग हुई है उसको भी ठीक करेगा। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, हमारे पैनल पे कई सीनियर लोग हैं जिन लोगों ने पहले भी मुझे सुना होगा। मैं बार बार यही बात कहता आया हूं। कई लोग मुझे कहते थे कि नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इस मुद्दे में इससे कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है, और इससे कोई बड़ा मूवमेंट बिल्ड होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड वर्ग के लिए इशू है। मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि देश में जो जंतर मंतर पे जो हुआ इस बार, जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज और ब्रूटल पुलिस क्रैकडाउन आपने देखा, और वो जो इतना व्यापक आंदोलन हुआ, वो सिर्फ सेमीफाइनल है।
अगले साल 1.5 साल के अंदर फाइनल शोडाउन होगा और वो आजाद भारत का सच में बड़ा आंदोलन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिसिपेशन होगा और वो अगले कुछ दशक की राजनीति को प्रभावित करेगा। तो खैर इस पे लंबी बात होगी तो बहुत लंबी बात की जा सकती है, मैं लगातार बोलते रहना नहीं चाहता। अगर कोई स्पेसिफिक और कोई प्रश्न है उस पे तो मैं उसके बाद इस पे बात कर लूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, अनुपम जी ने कहा है कि 2024 में भी परीक्षा में लीक हुआ। 2024 में जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो तब भी ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं उन्होंने लीक कर दिया है, या सेंटर सुपरिटेंडेंट्स जो हैं उनकी मिलीभगत है, या उन्होंने एनटीए के जो बीच का सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसको टच नहीं किया। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस ढंग से फिक्स नहीं हुई। सिर्फ उसमें जो डीजी थे उनको थोड़ी देर के लिए उनके पद से हटा दिया गया और वेटिंग में रख लिया गया, परंतु उनके ऊपर जैसा अनुपम जी ने बोला कोई एक्शन उस ढंग का नहीं हुआ। अभी 2026 में जो है उसकी भी रिपोर्ट ऐसी ही आ रही है कि जो 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स थे एनटीए ने जिनको अपॉइंट किया था, उन्होंने पेपर लीक कर दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम समझते हैं कि एकेडमिक्स में कोई इतने बड़े जो एक कैरेक्टर के मालिक नहीं हैं जो पेपर लीक नहीं करेंगे? क्या इतना बड़ा देश है और इतने बड़े बड़े रिनाउंड यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं और इतना उन्होंने कई साल और कई जो है जगहों पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का जो है उसका प्रूफ भी दिया है, तो क्या कोई हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स नहीं हैं, ऐसे पेपर सेटर्स नहीं हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर पाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये रजिस्टर है अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860, एपेक्स बॉडी है, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन लिया जा सके ताकि आगे के लिए ये चीज जो है इसको रोका जा सके? प्रोफेसर अरुण कुमार जी। धन्यवाद मुझे इसमें शामिल करने के लिए अपने डिस्कशन में। तो आपने जो सवाल उठाए हैं और जो अनुपम ने बताया वो दिखाता है कि जो समस्या है वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक है। मतलब समाज में हर तरह की एक तरह से परेशानी जो है वो आज दिख रही है, क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज के अपना जो क्या उसके बारे में विजन है उससे जुड़ी हुई है। और आज जो हमारा विजन है समाज में वो एक बहुत ही नैरो विजन के साथ हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। और जो ये नैरो विजन है वो कहाँ से आ रहा है? इसको मैं कहता हूँ ये एक बाजारीकरण है। जो बाजारीकरण हुआ है उससे हमारी जो सारी फिलॉसफी है वो चेंज हो गई है। वो हमारे शिक्षक हैं उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो फिलॉसफी चेंज हो गई है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है हमारे समाज में, जिसकी वजह से ये सारा जो मसला चल रहा है। तो जैसे आपने कहा कि क्या ऐसे शिक्षक नहीं बचे जो एक क्रेडिबल हों, जो ये सब गड़बड़ी नहीं करें, तो मेरा मानना है कि जो हमारे आज नीति निर्धारक हैं वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग ही शिक्षा में रहें। वो चाहते हैं ऐसे लोग रहें जो कि उनका जो कहा है वही करें। तो उनका कहा क्या है? उनका कहा तो ये है कि उनकी जो फिलॉसफी है उसी को आगे पुश किया जाए। और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि उससे जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे घुस गए हैं। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन बना लिए हैं और वो इंस्टीट्यूशंस किस लिए हैं? वो पैसे कमाने के लिए हैं। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो स्टूडेंट है, जो उसके जो गार्जियंस हैं, उनको नहीं पता कि उस शिक्षा से उनको क्या मिलेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं उनको पता है कि शिक्षा से उनके बच्चों को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके चलते वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मार्केट फेलियर, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, मार्केट फेलियर उसके साथ जुड़ा होता है और उसके चलते हुए उसमें करप्शन बहुत आ जाता है। आपने देखा कि कितने तरह के इंस्टीट्यूशंस जो आजकल चल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पैसा लिया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। उसके लिए आपने देखा कि पहले जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं
उनको जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। स्कूलों के लिए तो अगर आप देखें तो सन 60 और सन 70 के दशक में जो पब्लिक अच्छे स्कूल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, उनको खत्म किया जिससे कि प्राइवेट स्कूल्स चल पाए। 1991 के बाद आप देखें तो 1991 के बाद जो हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन में था, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ख़त्म किया गया, क्योंकि जब उनको ख़त्म किया जाएगा तब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कमाई कर पाएंगे अच्छी। और आपको पता है कि अगर JNU में आप 24 रुपए महीने पे आप जब PhD कर सकते हैं, तो आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके 5-10 लाख रुपए क्यों देंगे पर एनम उसको जो डिग्री जो हासिल करने के लिए। तो ये एक सिस्टमैटिक जो चेंज आया है हमारे उसमें, जिससे प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि कोचिंग बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जो इम्तिहान में जो सवाल आते हैं वो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें आपको मदद नहीं करेगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में खास कैसे एग्जाम पास करें उसका जो आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो उसमें मतलब है कि शिक्षा का जो मेन स्वरूप था कि वो एक सिटीजनशिप क्रिएट करेगा, सिटीजन बनाएगा, वो सिटीजनशिप वाला जो स्वरूप था वो खत्म कर दिया है। अभी तो यह है कि सिर्फ मार्केट को क्या सर्व करेगा उसी के हिसाब से। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं, और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें बहुत कम आमदनी होती है। संगठित क्षेत्र में तो कुछ मिल भी जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे कुरियर है, कुरियर में जो एक व्यक्ति काम करता है उसको 10-12 हज़ार मिलता है, जबकि एक जो पोस्ट ऑफिस का जो मुलाजिम होगा उसको 60-70 हज़ार मिलेगा। तो जो ये रेट है, जो इसका डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो संगठित क्षेत्र में कोई काम मिले। तो जैसे कि अनुपम ने बताया, एक तरफ तो आपका रिक्रूटमेंट है, दूसरी तरफ आपका एडमिशन है, दोनों में एक होड़ लगी हुई है कि किस प्रकार से इन इम्तिहान में हम पास करें और वो पास करके फिर हम ये जो संगठित क्षेत्र का जो काम है वो हमको मिले। तो आज अगर आप देखें तो आज संगठित क्षेत्र में तो मुश्किल से 2-3-4 लाख ही काम निकलते हैं, जबकि करीब करीब 2.5 करोड़ बच्चे हर साल जो जॉब मार्केट में आते हैं। यानी कि जो जितने बच्चे मार्केट में आते हैं जो काम के लिए, उसका जो मुश्किल से 1-2% ही है जो संगठित क्षेत्र का होगा। तो इसीलिए इसके पीछे, इम्तिहानों के पीछे बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया है, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है वो चाहता है कि उसके बच्चे संगठित क्षेत्र में कहीं ना कहीं आ जाएं, लेकिन उसके लिए फिर वो क्वेश्चन पेपर लीकेज और तरह तरह की गड़बड़ियाँ जैसे कि फेक डिग्रीज, इस सब का जो इस्तेमाल करता है। तो शिक्षा में एक तरह से बहुत बड़ा करप्शन ये धीरे धीरे घुसपैठ करता चला गया है। और जो आप कह रहे थे और जो अनुपम बता रहे थे, वो करप्शन इसीलिए आया है क्योंकि ये जो शिक्षा है उसको एक धंधा बना दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जबरदस्त है। और अगर शिक्षा को आप एक धंधा बना देंगे तो उसमें क्या वैल्यूएशन उसका होगा, वो वैल्यूएशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा की वैल्यू क्या है, वो सिर्फ जॉब के लिए है या सिटीजनशिप के लिए है, या एक आदमी को एक लिबरल आदमी बनाए। तो जो सिटीजनशिप है उसका कॉस्ट या क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, और सिर्फ आपका अगर धंधा है और आपने उसको जॉब दे दिया तो फिर उसका जो क्या वैल्यूएशन होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ है 1991 के बाद बहुत तेजी से, वो एक चीज़ है जिसकी वजह से कोचिंग भी बढ़ा है, जिसकी वजह से सारी जो परेशानियां बढ़ी हैं, तरह तरह के गैर कानूनी काम चल रहे हैं। और अब तो जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, आप देख रहे हैं किस प्रकार का रिक्रूटमेंट हो रहा है, वहाँ पे किस प्रकार के लोगों को लिया जा रहा है। अब उनसे तो आप नहीं उपेक्षा कर सकते कि वो एक सिस्टम को चलाने के लिए ढंग से सुचारू रूप से चलाएंगे, वो तो उसमें अपना जो धंधा करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे देके ये जॉब लिया है तो पैसे कमाएंगे। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शिक्षा में जो हमारे शिक्षक गण हैं वो किस प्रकार से जो अपना धंधा कर रहे हैं, न कि शिक्षा की तरफ उनका ध्यान है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हमारे देश में हैं, वो एक हमारी जो काली अर्थव्यवस्था चल रही है, जो हमारा जो एक तिगड़ी चला रही है काली अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि पॉलिटिशियन भी शामिल है, जिसमें कि जो बिजनेस वाला भी शामिल है, और फिर जब वो एक तिगड़ी जो है वो काली अर्थव्यवस्था चलाएगी तो ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको और आगे बढ़ाएगी। उसमें जो पिस रहा है वो छात्र पिस रहा है, खासकर जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है, क्योंकि उसके बच्चे कोई अच्छी नौकरी नहीं ले पाएंगे और फिर वो जो गरीबी में ही रहेंगे। तो ई श्रम पोर्टल पे जो डेटा आता है वो तो दिखा रहा है कि जो 90% जो लोग हैं जो हमारे संगठित क्षेत्र में वो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं,
यानी वो गरीबी की रेखा के नीचे ही हैं। तो गरीबी की रेखा के नीचे अगर 90% लोग हैं तो वहां पे तो जब परेशानी है वो बढ़ती जाएगी। वो तो गड़बड़ी नहीं कर सकते, वो पैसे खिला नहीं सकते, वो तो कोई अच्छी नौकरी के लिए कर नहीं सकते। तो ये जो संघर्ष क्षेत्र के लोग हैं, जो वेल ऑफ सेगमेंट्स हैं, वो लोग ये सारी जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, और उसके लिए वो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सारी गड़बड़ियां क्रिएट की जा रही हैं। जी जी, प्रोफेसर त्रिपाठी, अरुण कुमार जी ने एक जो इसके साथ जोड़ा है कि इसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, और इसके जो जो एक तरह से ये व्यापार बन रहा है एजुकेशन। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये एक पैरेलल एजुकेशन का जो एक इंडस्ट्री बन गई है, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटबैक लगा रही है, या कि ये एजुकेशन की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है? और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इससे सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं? जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने जो बातें कही हैं हम लोग उससे सहमत हैं। और संजोग से जो अरुण कुमार जी, प्रोफेसर कमल नयन काबरा जी और दूसरे भी उपाध्याय जी, ऐसे लोग जो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे वाला ग्रुप चला रहे थे, हम लोग उससे कहीं ना कहीं पेरिफेरी से या अनुवादक के रूप में जुड़े हुए थे। तो ये जो बात प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कही है कि काली अर्थव्यवस्था की बात, और खासकर 1991 के बाद लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस आई, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसे से खरीद लेना, और उससे जो है नौकरियों का उद्देश्य जो है वो देश सेवा, देश में जो है क्वालिटी एजुकेशन देना, और जो है वो डिसिप्लिन कायम करना, डेवलपमेंट कायम करना, वेलफेयर करना, ये सब नहीं रह गया है। बेसिकली जो है वो पद है, पैसा है, और उससे जो है वो एक एंजॉय करना है अपनी पावर को और अपनी वेल्थ को, ये ऑब्जेक्टिव बन गया है। अब जबकि और ये बेसिकली जो है राष्ट्रीय चरित्र का एक पतन परिलक्षित होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 91 के पहले पेपर नहीं लीक होते थे या नकल नहीं होती थी, लेकिन एक जो है नैतिकता थी, और वो कम से कम चीज़ें होती थी। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में जो आंकड़े आ रहे हैं वो 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अब मामला जब यहाँ तक पहुँच गया है कि एक संगठन जिसका कि पंजीयन नहीं है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, और आपकी सरकार को चला रहा है, और शिक्षा को सबसे ज़्यादा वो चला रहा है, शिक्षा उसकी मुट्ठी में है, और उस संगठन का कहीं पे जो है पंजीयन नहीं है, और वो अपने 100 साल पूरा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरह की पारदर्शिता, किस तरह की नैतिकता, किस तरह की जवाबदेही वो निर्धारित करेंगे। वो बिना जवाबदेही के सारी चीजें करना चाहते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि जो चुनाव में एक तरह से धांधली से जो चुनाव जीते जा रहे हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं जो सरकारों को संचालित कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे जो है वो गलत तरह से जीत करके आए हैं, कहीं एसआईआर की गड़बड़ी से, कहीं जो है वो फर्जी मतदान करा करके, तो किस नैतिकता की बात करते हैं? क्या हम गांधी की नैतिकता ले आएंगे, जिनको कि उनके शिक्षक ने केटल की स्पेलिंग जो है वो नकल कराने की कोशिश की थी और उस आदमी ने मना कर दिया था 55 में ही? तो ऐसे नैतिक लोग हम कहाँ से पैदा करेंगे जो कि नकल करने से मना ही कर दें कि हमको नहीं करना है? तो जो चीजें जिस तरह से हुई हैं वो अपने आप में जो है वो बहुत मुझे लगता है कि ये लापरवाही से नहीं हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई सुनियोजित योजना है। मैं सरकारों का जो रवैया देखता हूँ, सरकारों का रवैया ये होता है कि आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आप जो है वो एक तरह से वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, तो अच्छा तो वैकेंसीज निकाल दी गई, तो इम्तहान भी हो गए, पेपर लीक हो गया, या इम्तहान हो गए और कोर्ट में केस डलवा दिया गया, तो वो इम्तहान खिंच रहा है। तो वास्तव में जो है वो सरकारों की जो स्थिति हो गई है, वो स्थिति ये हो गई है कि मान लीजिए कि जो है वो 2 लाख 4 लाख लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, वैकेंसीज 1000-2000 हैं, तो 1000-2000 को नौकरी मिलेगी, बाकी लोग असंतुष्ट होंगे, बाकी लोग नाराज होंगे। तो नौकरियां देने से भी जनता खुश नहीं होने वाली है, ये ट्रेंड सरकार ने जान लिया है।
तो जब तक जो है वो फाइनल इलेक्शन ना आ जाए 5 साल वाला, तब तक नौकरियों के मामले में ऐसे ही आप डिले डालिंग करते रहिए, कभी पेपर लीक कराते रहिए, कभी जो है वो कोर्ट में केस डाल करके अपॉइंटमेंट को डिले करते रहिए। ये सारी टैक्टिसेस बाकायदा जो रूलिंग पार्टीज हैं वो जानबूझ के करती हैं। मार्केट का तो अपना खेल है ही है, मार्केट में जो है वो गड़बड़ लोग हैं, मार्केट में जो है वो एक तरह से पेपर लीक करने वाले लोग हैं, कोचिंग एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग शिक्षा को इनडायरेक्टली सर्वाधिक नियंत्रित कर रहे हैं इस देश में, वे भी इस दाग से मुक्त नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर सबसे ज्यादा तमाम जो है वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां हो रही हैं, जिनका पीएचडी जो है प्लेजरिज्म से लिखा गया है, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, और जो बाकायदा जो है उनको जिनका टर्म जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये चीजें जो हो रही, या जो है वो सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्रीज हो रही हैं, तो ये सारी चीजें जो एक सिस्टम बना हुआ था उस सिस्टम को बाईपास करके नया सिस्टम बनाने की कोशिश है। और एक तरह से इनडायरेक्टली बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो एक खास विचारधारा द्वारा संचालित होते हैं, और वह लोग जो है मॉक इंटरव्यूज और तैयारी करवाते हैं, और तमाम लोगों का सिलेक्शन भी वहां से हो रहा है। लेटरल एंट्री तो हो ही रही है, उन लोगों का सिलेक्शन भी वहां से हो रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में स्टेट मशीनरी को एक आइडियोलॉजी से कंट्रोल करने की कोशिश, और इसके अलावा जो परमानेंट जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें अपने चहेते लोगों की एंट्री करने की कोशिश। तो एक तरफ से जो है वो पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करना, और मार्केट को कंट्रोल करना, ये सारी एक खास विचारधारा के लोग अपने ढंग से कर रहे हैं। और अगर वो जो है उनके लोग एंट्री नहीं पा रहे हैं तो वो पेपर लीक करवाते हैं, अगर उनके लोग एंट्री नहीं पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन कैंसिल करवा देते हैं, मुकदमा डलवा देते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है एक खास संगठन के लोगों द्वारा संचालित हो रही हैं। अगर आप इस बात पे डिटेल सर्वे करेंगे तो ये चीजें आएंगी। नकल होते थे, नकल मुझे याद है कि 1977 में, आप सब लोगों को भी याद होगा, जब जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम लोग मीसा में बंद थे, विद्यार्थी लोग बंद थे, सबने कहा थोड़ा ढील दे दो, विद्यार्थी लोग कर लें। उत्तर प्रदेश में जो है एक बार ऐसा हुआ कि बाकायदा जो है वो एक दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार थी, उनके मंत्री ने बाकायदा एक ऐसा कानून पास किया जिसमें नकल करना जो है वो एक तरह से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस था, और उस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। और बाद में फिर दूसरी सरकार आई तो उसी मुद्दे पर आई। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स होती रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतनी फ्रीक्वेंसी में, ये निश्चित तौर पे आइडियोलॉजी का भी प्रेशर है और मार्केट का प्रेशर है। और बड़ी बात यह है कि जो उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने वाले हैं, एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि एडवाइजर भी रहे सरकार में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस सारे यूथ जो है डिससेटिस्फैक्शन के पीछे वो कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, एक तो हमको एम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन को रीडिफाइन करने की जरूरत है। और वो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल जो है कोई गड़बड़ी नहीं है सिस्टम में। बेसिकली मामला यह है कि भारत में एक डीप स्टेट काम कर रही है, और वो डीप स्टेट में इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं, उस डीप स्टेट में कुछ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, और उस डीप स्टेट में कुछ पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो कि जो है सारी गड़बड़ियां करा रहे हैं। वो वही लोग जो है, जो ट्रेड डील अमेरिका से होनी है, वही लोग उसको नहीं होने दे रहे हैं, और वही लोग ये गड़बड़ियां करा रहे हैं। अदरवाइज चीजें ठीक चल रही थी। पहली बात तो ये है कि रोजगार की जो परिभाषा है वो बदलनी चाहिए, लोगों के दिमाग में ये चेंज होना चाहिए कि रोजगार का मतलब कोई परमानेंट जॉब नहीं होता। रोजगार का मतलब जो मिल जाए वो कर लो, आपका खर्चा चल जाए, चीजें चल जाए, कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं होती। तो और गवर्नमेंट बहुत रोजगार दे नहीं सकती, इसलिए इस अवधारणा को दिमाग से निकाल दिया जाना चाहिए। मार्केट रोजगार दे सकता है, तो मार्केट को जो है अमेरिकन सहयोग से, दूसरे देशों के सहयोग से उसको विस्तार दिए जाने की जरूरत है। वो लगातार एलपीजी के समर्थक है। जी प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि 2024 में गड़बड़ी हुई, और पहले भी जो है ये कह के एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके कारण हो गई, या सेंटर सुप्रेंट्स हैं उनके कारण हो गई, और अब जो 2026 में फिर गड़बड़ी हुई
नीट का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया, यूजीसी के 3 सब्जेक्ट्स में रीटेस्ट के लिए कहा गया। तो क्या ये जो गड़बड़ियां हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल फैक्ट जो लोग हैं, एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, वही करवा पा रहे हैं? और अगर वो इतने कैपेबल हैं तो फिर सिस्टम कैसे फुल प्रूफ है? देखो, हमने एक एजेंसी क्रिएट की है और उसके लिए जो इनिशियल फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 25 करोड़, और हर साल इतनी फीस ली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल में तकरीबन 400 करोड़ जो है वो रेवेन्यू है। तो अगर इतना कुछ है और फिर इतने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, अभी ये तो कह दिया कि फीस दोबारा नहीं ली जाएगी, परंतु वो टेंशन, वो प्रेशर, वो सारा जो स्ट्रेस है और दोबारा फिर टेस्ट होना, एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये सारे चीज को देखते हुए क्या सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के शांत हो जाएंगे? एक तो ये मेरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन भी मैं साथ में दे देता हूं जो तीसरे चरण में है। वो ये है कि क्या इन टेस्ट से एप्टीट्यूड भी टेस्ट होता है? देखिए, एक जो मल्टीपल चॉइस है उससे कोई आंसर तो कर देगा, क्विकली जो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का वो आइडेंटिफाई करके आंसर कर देगा, परंतु किसी सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड, किसी को इंजीनियरिंग में वाकया ही इंटरेस्ट है, किसी को मेडिकल साइंस में वाकया ही उसकी दिलचस्पी है, और अगर यूजीसी का टेस्ट देखा जाए, पहले रिटन भी होता था, सब होता था, तो क्या सब्जेक्ट की नॉलेज कोई टेस्ट होती है उसमें? ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहले प्रोफेसर अरुण कुमार जी देंगे और उसके बाद जो है प्रोफेसर त्रिपाठी, आप इन 2 चीजों के बारे में अपने विचार जो है वो जी रखिए। जी हाँ, तो जैसे कि आपने कहा, तो ये समस्या, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कहाँ से निकल के आ रही है। एक जो शिक्षा है उसको जब अगर आप धंधा बना देंगे तो उसका वैल्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल है कि उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से होगा। और दूसरी बात यह कि जो शिक्षा चला रहा है उसके लिए अगर वो धंधा है तो उसमें फिर प्रॉफिट अर्निंग ही आएगा। उसको तो फिर किसी से मतलब नहीं है कि वो सिटीजनशिप क्रिएट कर रहा है या वो अच्छे व्यक्ति को बना रहा है, उस सब से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है कि आप कहाँ से डंडी मार के आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो यही जो अगर कॉमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होगा शिक्षा के क्षेत्र में तो ये समस्या आएगी। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र को कहा गया है कि ये मार्केट फेलियर का केस है। इसमें बहुत तरह के मार्केट फेलियर हैं। इसमें एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। इसमें एक्सटर्नैलिटीज होती हैं जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। फिर मैंने जैसे बताया कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो आप उसके लिए पेमेंट करने को तैयार हैं कि आपका बेटा जो है या बेटी है उसको कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तो ये जो सारा जो मार्केट फेलियर की सिचुएशन है उसमें ये देखा गया है कि सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। बिना सरकार के इंटरवेंशन के जो खासकर हमारे गरीब देश में जो गरीब आदमी है वो तो पिस जाएगा। तो इसलिए ये मार्केट फेलियर के केस में तो प्राइवेट सेक्टर, कमर्शलाइजेशन और ये सब नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन बढ़ेगा उतना आप देखेंगे कि और परेशानियां बढ़ेंगी। जैसे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको अगर धंधा और बढ़ाना है तो उनको तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक कराना पड़ेगा, जिससे कि बड़े बड़े इश्तिहार दे पाएंगे अखबारों में कि जैसे 100 में से पहले 100 में से 30 जो बच्चियां हैं वो उनके जो इंस्टीट्यूट से निकले हैं, तभी उनका धंधा ठीक से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जितना आप ये कमर्शलाइजेशन और ये सारा करेंगे तो जो हमारी शिक्षा है वो पूरी बदल जाएगी। शिक्षा आज सिर्फ ये नहीं कि वो नॉलेज आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि आप रट्टा मार के सीखते हैं जिससे कि आप इम्तहान जो में पास हो जाएं, इम्तहान अच्छा कर लें। और फिर दूसरा ये कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो फिर आप और भी अच्छा कर लेंगे। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो तो फिर रट के ही होता है कि कैसे होगा, उसमें आपकी क्या कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा। आप किस प्रकार का एक्सप्रेशन करेंगे, किस प्रकार से आप रीजनिंग करेंगे। सिर्फ सवाल का एक जवाब नहीं होता, ये आपका अप्रोच भी होता है कि आप उस सवाल का कैसे आप हल निकालेंगे। हो सकता है कि आपका आंसर अंत में सही ना हो, पर अगर आपकी अप्रोच सही है तो मतलब कि आपको जो नॉलेज है, जो रट्टा मार के जो नॉलेज जनरेट की जाती है उसमें नॉलेज एब्जॉर्प्शन नहीं होता,
उसमें सिर्फ नॉलेज को जो पकड़ के आप उस समय जो उसको इम्तिहान पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो नॉलेज एक बेस पे नहीं बिल्ड होती है उससे, रट्टा मारने से। और अगर नॉलेज की बेस कमजोर रह जाएगी तो आगे की शिक्षा भी कमजोर रह जाएगी। और इसीलिए हम लोगों ने जेएनयू में देखा कि बहुत सारे जो बच्चे आते हैं उनकी जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत कमजोर होती है। तो जिसकी लैंग्वेज स्किल कमजोर होगी तो वो आसानी से नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और फिर उस नॉलेज को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। जबकि शिक्षा का तो ये मतलब होता है कि आपको जो नॉलेज पे नॉलेज और बिल्ड करनी है, जिससे कि नई नॉलेज जनरेट हो, जिससे कि समाज की जो समस्याएं हैं उनका हल निकल पाए। तो हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही फ्यूडल है, अभी भी वो ऊपर से बातें आती हैं नीचे तक। तो इसलिए हमारा रिसर्च जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कमजोर है। और दूसरा, क्योंकि हम शिक्षा सही नहीं देते हैं, जैसे कि आपने देखा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से आ रही है, वो दिखा रही है कि अभी जो 2024 की रिपोर्ट, उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% जो बच्चे हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। तो वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और जो आगे बढ़ भी जाते हैं वो किसी तरह से रट्टा मार के अपना जो काम चला लेते हैं। टीचर भी जो है वो भी जो कोशिश में रहता है कि क्लास में जो नोट्स डिक्टेट कर दे और उनके आधार पे बच्चे रट्टा मार के जो इम्तिहान पास कर लें। तो इम्तिहान में हम ये नहीं जज कर रहे कि बच्चे को कितनी नॉलेज एब्जॉर्ब हुई, हम ये जज कर रहे हैं कि वो कितना जो एग्जाम जो टेक्निक है उसके चलते हुए नंबर ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो ये सारा का सारा इम्तिहान का सिस्टम है, वो एक तरह से इसके आधारित है कि स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाएं, स्टैंडर्डाइजेशन करके। लेकिन शिक्षा में स्टैंडर्डाइजेशन करना सही नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स बनाना है उसके लिए आपको जो नॉलेज एब्जॉर्प्शन है बच्चे में, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। दूसरी एक परेशानी है पॉलिटिकल इकोनॉमी की। जो हमारा बिजनेस क्लास है और हमारा जो वेल ऑफ क्लास है वो सस्ता लेबर चाहता है। सस्ता लेबर का मतलब है कि वो जब बच्चे अगर असंगठित क्षेत्र में रहेंगे तो कम तनख्वाह पे काम करेंगे। तो जो ये असंगठित क्षेत्र है वो हमारे यहाँ आज से अगर आप 1990 में देखें तब भी 94% था, आज भी 94% है। हालांकि लाखों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है संगठित क्षेत्र में, लेकिन वहां पे ऑटोमेशन और जो आपका मैकेनाइजेशन इतना ज्यादा है कि वहां पे काम नहीं निकलता है, नौकरियां नहीं निकलती हैं, तो बच्चों को फिर असंगठित क्षेत्र में ही जाना पड़ता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो ये समस्या और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लेगी अगले साल 2 साल में। तो अगर काम नहीं होगा तो बच्चे जो फिर इम्तिहान लेके और वहां पे कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए चीटिंग वगैरह का बहुत ज्यादा वो होगा। तो इसलिए हमारे को तो हमारी जो समस्या है कि सरकार की नीतियां सही नहीं है। सही नीति हो तो काम भी बनेगा और फिर जो शिक्षा भी अच्छी होगी। हम शिक्षा पे इसलिए नहीं ध्यान ज्यादा देते क्योंकि जो हमारा जो इलीट क्लास है वो नहीं चाहता कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया था आज से 6-7 साल पहले, जिसमें ये जजमेंट था कि जो सरकार के जो मंत्री लोग हैं, जो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी सरकारी स्कूल में अच्छी जो शिक्षा मिलेगी। तो जो हमारा एलीट क्लास है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी देखते हुए अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ उसको एक धंधा बना रहा है। और धंधे में फिर यही होगा जो आप जब बता रहे थे कि जो कैसे किस प्रकार के इम्तिहान होंगे, किस प्रकार से उसमें गलत काम होंगे, ये सारा इसी तरह से चलेगा क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी इस तरह की हमारी हो गई है। त्रिपाठी जी। जी सर, देखिए जो एक तरह से ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसके बारे में जो क्रिटिकल पेडागॉजी है वो यही कहती है, जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कहा कि उनको हर लेयर के जो है लेबर की जरूरत है। उनको जो है अच्छे कुछ ऑफिशियल्स चाहिए, कुछ मैनेजर चाहिए, कुछ डॉक्टर्स चाहिए, और सारे लोग जो है अगर वो बन जाएंगे तो बाकी जो श्रमिक वर्ग वाला काम है वो कौन करेगा। तो शिक्षा में जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है, जो अयोग्य लोगों का जो है वो उत्पादन है, वो भी उनको चाहिए, वो जानबूझ करके वो कर रहे हैं। पाउलो फ्रेरे तो इसको जो है वो बैंकिंग सिस्टम की पेडागॉजी कहते हैं, और जिसमें कि जो है आपस में संवाद करने की बजाय जो है एक फिक्स अकाउंट है जिसमें आप कुछ न कुछ डालते रहिए, और जिसको कि आपने कहा कि जो है वो एक तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सारी चीजें हैं उस तरह से। हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी की थी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद जो है, और उसमें सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान पर रह चुके एक उसके चेयरमैन रह चुके सज्जन का यह कहना था कि जो है वो और तो आप ठीक कर लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में,
आप क्या जो है परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी ठीक करने को तैयार हैं? वो गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के चीफ रह चुके थे। हम बोले हमारा जोर तो इसी बात पे था जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी कि आप जो है बेदाग परीक्षाएं करा पाएंगे। ये बात 2020 की है। 2024 में इनको जो है एक्ट लाना पड़ा कि जिसमें पेपर लीक और नकल और इसमें सब में जो है बहुत एक तरह से बहुत हार्श पनिशमेंट वगैरह की गुंजाइश की गई। और आप कह रहे हैं कि वो पहले कह रहे थे वो ऐतिहासिक है, अब 26 में लाए हम उसको ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो रोकने का इरादा नहीं है, बेसिकली रोकने का दिखावा किया जा रहा है। वास्तव में क्रेडिबिलिटी से ज्यादा किसी का लेना देना नहीं है, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच ये दोनों जो है वो एक तरह से ये एजेंडा पर कहीं है नहीं, ये बैक बर्नर पर है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी दूसरी चीजों से बनाई जाती है जिसमें रिलीजियस इशूज है, जिसमें जो है वो एक तरह से रिलीजियस पिलग्रिमेज है और जिसमें टेम्पल्स वगैरह है, दूसरी चीजें हैं। और बाकी जो है जो एनालिटिकल अप्रोच है वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पास एनालिटिकल अप्रोच होगी वो पढ़ेगा, सवाल करेगा और सवाल करेगा और पढ़ेगा तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। तो शिक्षा जिन लोगों के द्वारा संचालित हो रही है, शिक्षा का पूरा तंत्र जिनके हाथों में है, उसमें कुछ जो है वो जैसे कि धर्म की दुर्गति हुई है, वो जो है वो एक तरह से धर्म को तमाम बाबाओं ने टेक ओवर कर लिया है। धर्म मार्केट के जो है वो गॉड मार्केट के हवाले है। और उसी तरह से शिक्षा भी कुछ जो है कोचिंग संस्थानों के हवाले से है, कुछ जो है वो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन को अपने ढंग से ढाल रहे हैं ताकि वो एक आज्ञा पालक समाज बना सके। उस आज्ञा पालक समाज के निर्माण में ये छोटी मोटी बाधाओं को वो बहुत बड़ी चीज नहीं मानते, लेकिन मुश्किल यह है कि ये बाधाएं अब उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर के खड़ी हो गई, जिसको अनुपम ने शुरू में कहा। और मैं भी इस युवा आंदोलन को, मैं उन लोगों में से नहीं था जो इस युवा आंदोलन को संदेह की नजर से देखता था। मैंने शुरू से इसमें बड़ा पोटेंशियल देखा है। मैं इसको कोई जो है सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं देखता था। मैं मानता था कि ये रियल डिससेटिस्फैक्शन है और इसमें एक सेकुलर एलिमेंट भी है, चीजों को दुरुस्त करने का, ठीक करने का। सेकुलर एस्पिरेशंस भी हैं जो कि जो है वो कम्युनल एस्पिरेशंस से अलग हैं, उससे अपने आप को अलग करके एक नए देश की तैयारी चाहती हैं। जाहिर सी बात है ये लोग अगर स्कूलों को ठीक करने की ओर बढ़ रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली चाहे वो झारखंड में हुई हो, चाहे नेशनल लेवल पे हुई हो, चाहे बिहार में हुई हो, सबको ठीक कराने की लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो ये वही चीजें हो रही हैं। अब ये बात अलग है कि जो लोग शिक्षा को संचालित कर रहे हैं उनकी कॉन्स्पिरेसी की योजनाएं कितनी जो है वो बड़ी हैं, कितनी घातक हैं और इन चीजों को कैसे वो कंफ्यूज करेंगी, ये देखा जाना है। मुझे लगता है कि युवा और समाज जाग रहा है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने वाले भी अपने मोर्चे पर सक्रिय हैं। अब उन्होंने आरक्षण हटाओ आंदोलन का एक नया सिगुफा छोड़ दिया है और देखिए चीजें क्या क्या टर्न लेती हैं। कम्युनल और कास्टिस्ट एंगल भी इस देश के एजुकेशन सिस्टम में है, इस देश की क्रेडिबिलिटी में है, इस देश की जो है एनईपी में है। तो उसको सबको जो है वो अगर रिजॉल्व कर सकेगा इस समाज तो बेहतर बनेगा, इसका राष्ट्रीय चरित्र भी बनेगा। नहीं रिजॉल्व कर सकेगा तो ऐसे ही रोएगा, परेशान रहेगा। मेरा आखिरी सवाल अगेन आप दोनों से है, जिस तरह का एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसी के पैरेलल अगर देखा जाए तो यूएसए में अंडर ग्रेजुएट बोर्ड है। डिफरेंस ये है कि अंडर ग्रेजुएट बोर्ड जो यूएसए का है वो प्राइवेट ओन्ड है और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये गवर्नमेंट ओन्ड है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम जो बाहर के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको ही यहाँ पर रीटेस्ट कर रहे हैं और उतनी कॉम्पिटेंस के साथ हम डिलीवर भी नहीं कर पाते, और दूसरा कि क्या इस तरह के टेस्ट से जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है और रीजनल लेवल पर जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंप्रोमाइज नहीं हो जाती हैं। ये मेरा प्रश्न आप दोनों से है, पहले प्रोफेसर अरुण कुमार जी और बाद में प्रोफेसर त्रिपाठी जी, और इसके बाद हम इस चर्चा का जो है वो अंत करेंगे। जी, आपने जैसे कहा कि अमेरिका में या बाकी और देशों में भी तो नेशनल टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे कैसे वो क्रेडिबल ढंग से वो चला लेते हैं,
हमारे यहाँ क्यों वो क्रेडिबल ढंग से नहीं चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इस पे हमारा जो समाज है, जो खासकर जो आज समाज को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका क्या विजन है इसके बारे में। अगर उनका विजन ये है कि सिर्फ ये एक धंधा है, तो फिर ये कमाई का धंधा हो जाएगा। अगर ये होगा कि ये एक देश बनाने के लिए है, देश हित के लिए है, तो फिर वो धंधा नहीं बनेगा और फिर उसमें जो क्रेडिबिलिटी भी कायम रहेगी। तो जैसे आपने कहा कि जैसे अमेरिका में ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, या GRE वगैरह या GMAT वगैरह होते हैं, उनमें क्वेश्चन पेपर लीकेज या इसमें तरह तरह की गड़बड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे है, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी तब नहीं होगी जबकि जो पॉलिटिकल पावर उससे जुड़ी होगी, जो आपने संस्था सेटअप की है। जैसे कि आज जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी एक तरह से डाउट में पड़ गई है। अभी जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, उनके खिलाफ क्या लिखा है। तो ये सारा दिखा रहा है कि हमारे यहाँ देश में अकाउंटेबिलिटी की बहुत कमी है, और जहाँ अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है वहाँ पे धांधलेबाजी सब तरह की होती है। जब तक कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो तरह तरह की धांधलेबाजी होती रहेगी, और इसीलिए काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि ना पॉलिटिशियन अपनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ ध्यान देता है, ना हमारी पुलिस है, ना हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, ना हमारा जो बिजनेस क्लास है, कहीं भी आज अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी वहाँ पे समाज का हित आगे होगा। जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो अपना अपना करेंगे और हर क्षेत्र में परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और जो आपने कहा कि एक सेंट्रलाइजेशन से जो एक समस्या है वो कि किस प्रकार से जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश एक तरह से बहुत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कि बहुत तरह तरह की डिमांड्स हैं। जो हिमाचल की समस्या है वो तमिलनाडु की नहीं समस्या है, जो गुजरात की समस्या है वो असम की समस्या नहीं है। तो हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें सब कुछ सेंट्रलाइज किया जा रहा है। आप देखें कि वहाँ पे जो सारे एक हायर एजुकेशन कमीशन की बात की गई है, जो कि सब कुछ संचालित करेगा एक सेंट्रल लेवल पे। आपने देखा कि जैसे हमारे यहाँ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, उसमें भी जो डिसेंट्रलाइजेशन वो ख़त्म किया जा रहा है, और जो VBG राम जी है वहाँ पे सेंटर का दखल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए जो हर लेवल पे वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, ये जो सारा हो रहा है वो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको ख़त्म कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइजेशन ख़त्म करना हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही डाइवर्स स्टेट्स हैं, तो एक यूनिटी एक क्रिएट की गई है डाइवर्सिटी में, और वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ पे हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो जो तरह तरह के फोर्सेस हैं वो सामने आएंगे। तो ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, ये हमारे अगर आप देखें तो पॉलिटिकली भी ये इम्पोर्टेंट है, सोशली भी इम्पोर्टेंट है। हम वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन दिस, वन नेशन दैट, ये सारा करते रहते हैं, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन पे बड़ा असर पड़ रहा है। तो हमको किस तरह से इतना एक जो विस्तृत राष्ट्र है जहाँ पे तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, उसको कैसे चलाना चाहिए, वो जो एक आज़ादी के बाद एक हमारी समझ डेवलप हुई थी वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई है। और उसके ख़त्म करते हुए चलते हुए हमारे लिए एक अगर आप देखें तो परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और फिर जो इस देश को एक साथ रखना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और जो भी एक सही बात कहेगा उसको दिमागी नक्सल कह के उसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि आज यही हो रहा है कि एक तरफ से जो सत्ता है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और सेंट्रलाइज होती जा रही है, लेकिन जो आम जनता की परेशानियां हैं वो तरह तरह की बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसलिए हमें तो एक डाइवर्स देश को किस प्रकार से चलाना है उसकी तरफ सोचना है, और जो मूवमेंट्स खड़ी हो वो मूवमेंट्स इसकी तरफ ध्यान दें कि डिसेंट्रलाइज वे में कैसे हम अपनी समस्याओं का हल निकालें, हर प्रांत में, हर अलग अलग जगह पे। जी हाँ, मुझे सर ये कहना है कि निश्चित तौर पे जब ये परीक्षाएं 2017 से पहले केंद्रीयकृत नहीं थी, तब जो है वो इतनी गड़बड़ियां नहीं होती थी। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन तब इतनी गड़बड़ियां नहीं होती थी जितनी गड़बड़ियां जो है अब हो रही हैं। और खासकर जो सेंट्रलाइजेशन के नाते तमिलनाडु जैसे राज्यों की जो है वो बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें उभर करके आई हैं। उनके यूथ का जो सिलेक्शन है, उनके यूथ का जो एक तरह से एंट्री है वो बहुत उसका परसेंटेज बहुत गिरा है, बहुत कम हुआ है।
तो निश्चित तौर पे इसका एक समाधान डिसेंट्रलाइजेशन है और पहले से वो आजमाया हुआ सिस्टम था जो है। और दूसरी चीज जो एक तरह से कमर्शियल आपका जो है वो हित है, उसको आप जो है किनारे कीजिए। शिक्षा को एक जो है वो एक, अब शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। गांधी ने तो ये कहा है शिक्षा के बारे में, हक्सले को कोट करते हुए, कि शिक्षा वो है जो हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाती है। या शिक्षा को तमाम लोगों ने जो है एक तरह से सांस्कृतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के रूप में देखा है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के रूप में देखा है। और चाइना वगैरह में तो बहुत पहले से, हजारों साल से जो है सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का एक इम्तहान सिस्टम हुआ करता था, उसको तब से उसको चला रहे हैं। तो हम लोग जो है आज़ाद भारत में क्यों नहीं चला सकते, क्यों जो है वो ये सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं? इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो चिंतन मंथन की ज़रूरत है। और इसको, शिक्षा को जो है निश्चित तौर पे एक जो दक्षिणपंथी संगठन है उसकी मुट्ठी से निकालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी को वो स्वतंत्र चिंतन की आज़ादी नहीं देता। वो विश्वविद्यालयों में जो सेमिनार, वर्कशॉप और डिबेट और डिस्कशन, इसकी जो फ्रीडम थी उसको उसने श्रिंक कर दिया है। कौन सा प्रोफेसर कहाँ किस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने जा रहा है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया है। या किसको बुलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, किसके विचार सुने जा रहे हैं, वो लेफ्ट ओरिएंटेड है या लेफ्ट टू द सेंटर है, वो क्या है, ये सारी चीजें जो है हो गई हैं। तो अब हम जो है तमाम, और अब तक हमने जो ज्ञान का विकास किया उस सबको जो है या तो कूड़ेदान में फेंका जा रहा है या उसको उल्था किया जा रहा है। तो सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, जो मतलब जो हार्डवेयर का ही मामला नहीं है सर, सॉफ्टवेयर का भी मामला है। जो कंटेंट है सिलेबस का, उसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, बहुत सारा हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जो हम किस तरह से जो है एक तरह से एक खास मेजॉरिटेरियन रिलीजन के सिंबल्स को जो है अपने पाठ्यक्रमों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जो है रिलीजन पढ़ाने लगे हैं, रिलीजियस प्लेसेस को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसा नागरिक बनाएंगे, कैसे लोग बनाएंगे? हम फिर कह रहे हैं कि एक हम भक्त किस्म का आज्ञा पालक जो है नागरिक तैयार कर रहे हैं, जो कि जिनको की जो है कहीं से भी सवाल करने की आदत ना हो और जिनके दिमाग की खिड़की दुनिया के ज्ञान की वो खुली ना हो। तो ऐसे में जो स्थिति है वो शिक्षा का काफी बंटाधार हो रहा है। ये जो यूथ जगे हैं, सिर्फ परीक्षा की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का ही मामला नहीं है, ये जो है सचमुच पाठ्यक्रम का मामला है, सचमुच ज्ञान के विकास का मामला है, क्रिटिकल फैकल्टी के डेवलपमेंट का मामला है, और रिस्पांसिबिलिटी और जो है वो जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी का भी मामला है। तो बहुत सारे चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और कमर्शलाइजेशन से जब तक आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप क्वालिटी के प्रोफेसर्स, क्वालिटी के डॉक्टर्स, क्वालिटी के इंजीनियर्स नहीं पैदा कर पाएंगे। हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस हो कि हम एआई से जो है सारी जरूरतों को रिप्लेस कर देंगे। हमको ना शिक्षक चाहिए मनुष्य के रूप में, हमको ना डॉक्टर चाहिए, हमको ना वकील चाहिए, हमको ना इंजीनियर चाहिए, हमारा एआई सब कर लेगा। तो फिर एक अलग युग की बात हो रही है। अब उसमें देखिए आगे क्या होगा। जी, इसी के साथ हमारी आज की विचार चर्चा जो है वो यहाँ समाप्त होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों को इस मुद्दे को समझने में कुछ मदद मिलेगी। और हम नेक्स्ट फ्राइडे को एक और मुद्दे पर विचार चर्चा लेके आपके रूबरू होंगे और इसके बीच भी कुछ और प्रोग्राम लाने की कोशिश करेंगे।